एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। सबसे पहले बात करते हैं फेयोल बाबा की। हेनरी फेयोल जो फ्रांस में पैदा हुए 1841 में, इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट कहा जाता है। पिताजी कहा जाता है मैनेजमेंट स्टडीज और सोच विचार का, यानी कि थॉट्स का। इन्होंने इन टोटल 14 कितने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है, जो कि आपको पढ़ने हैं। कितने दिए हैं? 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। एक डिस्क्लेमर मैं देता हूं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बेटा ये 14 के 14 प्रिंसिपल आपको सीक्वेंस के अंदर याद नहीं रखने हैं, बिल्कुल याद नहीं रखने हैं सीक्वेंस के अंदर। मैं तो बोलता हूं ये याद भी नहीं रखने। सर फिर क्वेश्चन कैसा? देखो क्वेश्चन कैसा आएगा वो समझना। ये जितना भी प्रिंसिपल्स है ना, वो एक ऐसा पैराग्राफ आएगा आपके पास, केस स्टडी। आपको बस ये पता करना है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है या कौन सा प्रिंसिपल नहीं लग रहा है। इसलिए आपको प्रिंसिपल्स याद नहीं रखने, बस उसका मकसद याद रखना है। जैसे अभी अपन ने प्रिंसिपल बेसिक देखा, डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम बांट दो काम आसान हो जाएगा। आपको याद नहीं रखना है डिवीजन ऑफ वर्क में ये होता है, ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं रखनी। आपको बस ये याद रखना है कि आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें लिखा है काम बहुत सारा है, काम संभल नहीं रहा है, कौन सा प्रिंसिपल लगाए, तो आपको पता होना चाहिए अरे डिवीजन ऑफ वर्क लगा दे, देख काम कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको परेशानी दी जाएगी और आपको एक प्रिंसिपल लगा के उस परेशानी का सॉल्यूशन बताना है। बस इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ना तो प्रिंसिपल सीक्वेंस में याद रखने हैं, ना ही इनके एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा दिमाग लगाना है। आपको बस इनको समझना है कि ये कौन सा प्रिंसिपल कैसे काम करता है और कैसे परेशानी को सॉर्ट करता है। ठीक है, तो 14 प्रिंसिपल है। पहले प्रिंसिपल से शुरुआत करते हैं। सबसे आसान प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसको समझने के लिए ऐसा देख लो, बहुत सारा काम है, ये गलत है, सही करने के लिए ये लो, ये सही है। बहुत सारा काम अगर आप फंस गए हो तो क्या करो, छोटे छोटे काम बांट दो और हर व्यक्ति को उसकी जरूरत और इंपॉर्टेंस के हिसाब से काम दे दो। अगर वो व्यक्ति उस काम को करने में सक्षम है तो बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा। फर्ज कीजिए, एग्जांपल लेता हूं कि हमारी ये पुस्तक जब लॉन्च हुई तो आप लोगों ने पहले ही दिन में बहुत सारे ऑर्डर दे दिए, हम फंस गए और कैसे कैसे फुलफिल करें। तो क्या करा हमने कहा रुक जाओ, एक ऑर्डर निकालेगा, दूसरा पैकिंग करेगा, तीसरा कुरियर पे जाएगा, चौथा चेकअप करेगा और पांचवा ट्रैकिंग डिटेल भेजेगा। सबको काम बांट दिया। अब क्या हो रहा है? काम आसान हो रहा है। समझ में आ गया? ये प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हो क्या फायदा होगा? ये फायदे नुकसान कहीं पढ़ने के नहीं है, ये ऐसी एक्सप्लेनेशन में लगा रखे। आपको भी पता है काम बांट दोगे काम आसान हो जाएगा, क्या फायदा? काम हो गया साहब, समय कम खराब हुआ साहब, और रिसोर्सेज कम यूटिलाइज, ओ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गए, वेस्टेज बिल्कुल कम हो गई। लिख सकते हो सारे प्रिंसिपलों में, ये लिख सकते हो। अच्छा चलो क्वेश्चन आ गया, अगर ये प्रिंसिपल नहीं लगेगा तो क्या होगा? अरे काम नहीं होगा, वेस्टेज हो जाएगी, टाइम खराब होगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, खत्म। तो प्रिंसिपल्स होने से फायदे क्या है या नहीं होने से नुकसान क्या है, कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता, अपने आप प्रिंसिपल का मतलब समझ जाओगे, होने या नहीं होने की इंपॉर्टेंस अपने आप समझ जाओ। बच्चे लगे पड़े 14 प्रिंसिपल इसके हैं, 4 उसके हैं, फिर 8 टेक्निक है, सब याद कैसे रखे, कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका उसमें लिख रहे हैं। लिखोगे, आपको प्रिंसिपल समझना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है। ये समझ लो, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस बात सारथी वाले जानते हैं हमारे। हमने सारथी में एक बात बोली है, चैप्टर नंबर 2 इज 70% एंड 30%। 70% कॉन्सेप्ट, सारथी वाले लाइक ठोकेंगे, एंड 30% राइटिंग। सारे चैप्टर उल्टे होते हैं, 30% कॉन्सेप्ट 70% राइटिंग पे काम करते हैं। ये इकलौता ऐसा चैप्टर जिसमें 70% सिर्फ कॉन्सेप्ट करना है। कॉन्सेप्ट आता है, आप 30% राइटिंग अपने आप लिख दोगे। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना आसान प्रिंसिपल। अथॉरिटी, पावर किस चीज की? टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदी में बोले तो जिम्मेदारी। एक चीज बताओ, अगर आपके पास 10 रुपए है और माताजी ने आपको बोला जा 20 रुपए का सामान लिया, क्या आप ला पाओगे? नहीं सच्ची बताओ, ला पाओगे? आपकी जेब में 10 रुपए, 20 रुपए का सामान लाने को बोल दिया, क्या होगा? आप नहीं ला पाओगे। वो जो 10 रुपए आपकी जेब में है वो है आपकी पावर, और जो माताजी ने आपको काम दिया है वो है आपकी जिम्मेदारी। तो अगर अथॉरिटी कम हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो काम कभी होगा ही नहीं।
फेयोल ने बोला, देख भाई साहब, अगर अथॉरिटी कम हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो काम नहीं हो सकता। करेगा कैसे? उसके पास पैसे नहीं जेब में, ताकत ही नहीं उसके पास। चलो उल्टा लेते हैं, माता जी ने आपको दिए 10 रुपए, बोले एक काम कर, 2 रुपए का सामान ले। अब क्या होगा? लालच आएगा। क्या बोलोगे? साहब 2 रुपए का तो, अरे ये टॉफी दिख रही 2 रुपए की, 3 रुपए वाली ले लूं क्या? पैसा तो बच ही रहे, पटा लेंगे मम्मी को, क्या हुआ? अगर उल्टा होता है, अथॉरिटी आपके पास ज्यादा हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास कम हो गई, तो आप उसका मिसयूज करने लग जाओगे, है ना? ज्यादा पैसे पड़े तो मिसयूज होगा। तो फेयोल ने बोला, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ढंग से चलाना है, बढ़िया तरीके से ऑपरेट करना है, तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। जितनी ताकत है उतनी ही जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, तभी काम होगा। ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी मिल गई तो काम होगा ही नहीं, और ताकत से कम जिम्मेदारी मिली तो उसका मिसयूज हो जाएगा। तो इसलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी मैच्ड। इजी हो गया, दूसरा प्रिंसिपल समझ गए। चलिए प्रिंसिपल नंबर 3, डिसिप्लिन। भाई साहब डिसिप्लिन तो हम सब जानते हैं, पर फेयोल ने बोला देखो डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन सब फॉलो करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फेयोल ने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, पर डिसिप्लिन भी सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन तक नहीं रहेगा। डिसिप्लिन का मतलब कमिटमेंट होगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा? कमिटमेंट। कि इंप्लॉइज जो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना मान के चले। क्या अपना? हमारे जो इंप्लॉइज हम उनको क्या बोलते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? बोले सर हमारी है। ये कंपनी किसकी? हमारी है। तब काम बनेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयोल बाबा का कहना है कि भैया कमिटमेंट होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी फॉलोड, एंड अलोंग विथ देयर शुड बी कमिटमेंट इन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। दोनों का आपस में कमिटमेंट होना चाहिए, दोनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कमिटेड होने चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। अगर नहीं सोच रहे ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप जाओ, आप कितनी मेहनत कर लो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी, वन, कमांड, ऑर्डर, मालिक। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब फेयोल कहता है, देखो समझो इस बात को, मान लो आप क्लास से निकले, क्लास में आपके टीचर बैठे थे, उन्होंने कहा स्टाफ रूम से चॉक लेके आ जा। आप स्टाफ रूम की तरफ जा रहे बोले जल्दी आना 2 मिनट में वरना पीटूंगा। आप जा रहे थे, रास्ते में क्या मिला? एक मैडम मिल गई, मैडम बोली सुन इधर, उधर दूसरी क्लास में जा और एक डस्टर लेकर आ। अब दोनों यूं है, स्टाफ रूम इधर है, दूसरी क्लास यूं है, दोनों के बीच में 5 मिनट की दूरी। अब क्या होगा? आप एटलीस्ट किसी एक आदमी से तो जूते खाओगे, है ना? एटलीस्ट किसी एक आदमी से जूते खाओगे। छोटी सी प्रॉब्लम है, 2 लोगों ने आपको ऑर्डर दे दिया एक ही टाइम पे, और वो भी अलग अलग है। क्या होगा? आप किसी का भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। सेम बात फेयोल ने बोली कि बोले अगर ऑर्गेनाइजेशन को संभालना है तो देयर शुड बी वन बॉस। एक मालिक होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए। मतलब जैसे 4 लोग हैं, जैसे मैं हूं फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो मैं किसी एक ही व्यक्ति से ऑर्डर सुनूंगा, जब तक वो ऑर्डर नहीं देता तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कोई किसी को भी ऑर्डर दे रहा है, मुझे को मतलब वो, मेरे को तो वही बंदा ऑर्डर देगा तभी मानूंगा। एक से ज्यादा बॉस नहीं होनी चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए। क्लियर हो गया? सिंपल। इसका मतलब ये नहीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस है, इसका मतलब है कि एक बंदे के लिए एक बॉस होना चाहिए। 4 बंदे हैं, इनका एक बॉस हो सकता है, पर किसी एक बंदे के 4 बॉस नहीं हो सकते। समझ में आ गया? जैसे मान लो वर्कर है, तो वर्कर को लोअर लेवल मैनेजर की ही बात सुननी है। ये वो व्यक्ति खड़ा है राम, उसी की सुननी है, और किसी की भी नहीं सुननी। मालिक भी कुछ बोल दे नहीं सुनेंगे, इसी व्यक्ति की सुनेंगे। ठीक है, तो एक ही बॉस होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी, वरना ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगी। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वही मतलब है, यूनिटी मतलब वन, डायरेक्शन मतलब रास्ता। फेयोल बाबा कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छी चलेगी जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन एक हो। हम एक ही तरफ जा रहे हैं, हम किस गली नहीं, हम इसी गली जा रहे हैं, अपना यही ठिकाना है। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब देयर शुड बी वन डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे की पूरी जो मेरी यूनिट है वो एक ही गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रही हो। सोचो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोग हैं मान लो, एक कह रहा है साहब प्रॉफिट बढ़ाऊंगा, दूसरा कह रहा है कस्टमर सर्विस बढ़ाऊंगा, तीसरा कह रहा है क्वालिटी बढ़ाऊंगा। क्या होगा? सब तितर बितर हो जाएंगे। सब बोले नहीं, साथ में मिलकर अपन प्रॉफिट बढ़ाने पे काम करें तो काम अच्छा होगा। तो एक डायरेक्शन, एक बॉस तो होना चाहिए, और साथ साथ में एक ही डायरेक्शन के ऊपर काम होना चाहिए। सोचो मैंने आज जाके बोला चलो एक काम करो प्रॉफिट बढ़ाओ, उन्होंने खर्चा कम करा। कल मैंने बोला अरे खर्चा कम नहीं करना है, कस्टमर के लिए फायदा देखो और बढ़िया सामान लगाओ। वो बोले सर कल आपने प्रॉफिट बढ़ाने की बात करी, सामान लगाएंगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। वो मेरे को नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। कैसे काम होगा?
कभी नहीं होगा। काम कब होगा? जब एक ही डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहे हो। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट। मैं मिटा रहा हूं सब। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट मतलब समझो, सबऑर्डिनेशन मतलब मिल जाना। क्या मिल जाना? इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मेरा फायदा, मेरा फायदा, कंपनी का फायदा। ये कहता है ये प्रिंसिपल कि भाई आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपका एम्प्लॉय सोचे कि वो खुद का फायदा कर रहा है, पर एट द एंड वो कंपनी का फायदा कर रहा है। जैसे आपने बोल दिया कि भैया आज जो व्यक्ति 2 घंटे ज्यादा काम करेगा उसको 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब जितने भी एम्प्लॉय को क्या लग रहा है, 2 घंटे एक्स्ट्रा करके हमें मान लो उसकी 15,000 रुपए तनख्वाह है, एक दिन की काम की तनख्वाह और मिल रही है। एम्प्लॉय क्या बोलेगा? मेरा फायदा हो रहा है, चलो। पर बैकहेंड पे मुझे पता है कि आज 2 घंटे काम कराने से मुझे लाखों का फायदा होगा। हो गया? कंपनी के फायदे के अंदर ही एम्प्लॉय का फायदा होना चाहिए। फेयोल कहता है अगर ये दोनों अलग अलग चले गए ना, एम्प्लॉय का फायदा है 500 रुपए मिल रहा है, काम नहीं करना, कंपनी बोल रही है काम करना, दोनों अलग अलग गए तो कंपनी बंद है। दोनों को एक साथ रखो, एम्प्लॉइज के फायदे में ही कंपनी का फायदा करो। इसलिए आपने देखा होगा प्राइवेट वाली और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है सब में इंसेंटिव्स होते हैं। इतना काम से ज्यादा काम करोगे फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको पता है ज्यादा काम करने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे अपना फायदा कमाने के लिए, और उससे कंपनी को भी फायदा हो रहा है। तो इंसेंटिव यही की जननी है, इसी व्यक्ति ने इंसेंटिव बनाया दुनिया में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। बहुत आसान प्रिंसिपल। फ्योल बाबा कहते देखो 100 बात की एक बात है, कोई भी बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है तो वो सिर्फ एक चीज के लिए जा रहा है, अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी। सीखना वीखना सब बाद में होगा, पहले सैलरी आती है। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज की सैलरी बहुत अच्छी रखो, अच्छी सैलरी दोगे एम्प्लॉय खुश रहेगा, वो आपको छोड़ के जाने की नहीं सोचेगा। पर अगर आप उसको सैलरी कम दे रहे हो तो आज नहीं तो कल वो आपको छोड़ के जाने की 110% सोचेगा, बोलेगा अरे छोड़ना, इससे बेहतर सैलरी तो मुझे कहीं और मिल रही है। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? तो फेयोल ने कहा गुड सैलरी एम्प्लॉय यही है, बेड सैलरी एम्प्लॉय गॉन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल समझो पहले। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सिंपल भाषा में समझो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हर एक डिसीजन मैं ही लूंगा। अगर मैं कंपनी का मालिक हूं, सारे डिसीजन मेरे ही हैं। कौन सी पॉलिसी लगानी है, कितने पैसे लगाने, क्या कॉस्टिंग होगी, क्या प्रॉफिट होगा, क्या प्राइस होगा, चाय कितने की आएगी, कॉफी कितने की आएगी, रिफ्रेशमेंट में कितना देना है, छुट्टी कितने बजे करनी है, ये सब कुछ मैं ही करूंगा। क्या होता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अपने अपने हिसाब से कर लो, भाई छुट्टी का काम या चाय कितने की आएगी ये मैं क्यों संभालू, तू ही संभाल। तू कौन है भाई? लोअर लेवल मैनेजर है या वर्कर है, तू ही संभाल। अब फेयोल ने बोला कि देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजन टॉप लेवल वाला बंदा लेगा तो ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद है। वो डिसीजन लेते ही मर जाएगा, चाय के बिल ही नापता रह जाएगा, वो कब काम करेगा। और अगर सारे डिसीजन सब लेंगे मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, सबके पास ताकत है, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो भी मरना है। पता चला कि क्या कहते हैं फंडिंग कहां से उठानी है, इसका डिसीजन मिडिल लेवल का आदमी ले रहा है, हाँ मैं मर जाऊंगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूं, मेरे को क्या जिम्मेदारी। तो फेयोल ने बोला भैया कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करोगे तो भी मर जाओगे, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो भी मर जाओगे। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से चलानी है तो देयर शुड बी अ मैच ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं ना, इंपॉर्टेंट फाइनेंस रिलेटेड, इंपॉर्टेंट फाइनेंस प्लानिंग मनी, इन सब के वो टॉप लेवल पे रहने दो, उसमें सेंट्रलाइजेशन आन दो, वो वही संभालेंगे। जैसे हमारी किताब का प्राइस कितना होना है, फाइनल पेपर कौन सा लगेगा, कवर कैसा, ये मैं ही डिसाइड करूं, कोई और नहीं करेगा। सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, आज पार्सल कौन देके आएगा, कुरियर कौन कराएगा, कुरियर की स्लिप कौन लगाएगा, ये कौन है, तुम कर लो यार अपने हिसाब से। तो यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, तो फेयोल ने बोला कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और बाकी जनरल इश्यूज में डिसेंट्रलाइजेशन रखो, सबको थोड़ी थोड़ी ताकत दो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। नेता बनने की कोशिश करो तो ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है? 9th प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट, स्केलर चेंज। देख भाई बहुत इजी है ये, मिटाऊं उसको, देख लो।
1 2 3 स्क्रीनशॉट टेकन, डन। देखो, ये अपन एक छतरी बनाते हैं, ज्यादा छतरी हो गई, हट भाई, एक और बनाते हैं। देखिए, वर्कर, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा वर्कर है, ये लोअर लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये टॉप लेवल है। ये पहला डिपार्टमेंट, ये दूसरा डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। सेओल ने क्या बोला कि आप जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो करोगे, तो वो इंफॉर्मेशन हमेशा स्केलर चेन से होती हुई जानी चाहिए। स्केलर चेन का मतलब ये चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें सबसे ऊपर मालिक बैठा है, उसके नीचे उससे कम मालिक, उससे नीचे उससे कम, उससे नीचे उससे कम और उसके नीचे और होंगे तो और कम। ये अथॉरिटी ताकत की लाइन है। फेयोल ने कहा चाहे कोई भी बात हो, वो अगर ऊपर से नीचे जा रही है तो भी इसी फ्लो में जानी चाहिए, नीचे से ऊपर जा रही है तो भी इसी फ्लो में जानी चाहिए। यानी अगर वर्कर को, जैसे मान लो जियो है, तो वर्कर को अगर अंबानी जी तक कोई बात पहुंचानी है, तो ऐसा नहीं कि वो सुबह उठेगा और अंबानी जी के पास पहुंच जाता, नहीं पहुंच सकता। दुनिया की कोई सी ताकत लगा लो, वो नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कहा वर्कर अपने लोअर लेवल को बताएगा, वो बात सुनेगा, समझेगा, उसको जितना जरूरी लगेगा अगर वो अपने लेवल पे कर सकता है तो वो वहीं खत्म कर देगा बात। पर अगर वो नहीं कर सकता तो वो लोअर लेवल, मिडिल लेवल को बताएगा। मिडिल लेवल अपने लेवल पे कोई खेल कौन संभाल रहा है देख लेना। हाँ, तो मिडिल लेवल अपने लेवल पे कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो वो यहां से टॉप लेवल पे बात पहुंचाएगा। फेयोल बाबा का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंफॉर्मेशन ऐसे ही जानी चाहिए। टॉप से भी कोई बात अगर नीचे आनी है तो मिडिल पे आएगी, फिर लोअर पे आएगी, फिर वर्कर पे आएगी। ऐसा क्यों है सर? ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले हर एक काम के बारे में, उस काम से रिलेटेड हर एक व्यक्ति को पूरी जानकारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि वर्कर ने बोला मैं तो मालिक से बात कर आया, मैनेजर बोल रहा अबे कौन सी बात, बोले मैं कर आया, अबे कौन सी बात, उसको पता ही नहीं है तो कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो फेयोल ने क्या बोला, ऐसा ही जाना चाहिए। अगर इस व्यक्ति को यहां पर कोई बात पहुंचानी है तो भी ऐसे ही जा, पहले यहां तक आ, फिर नीचे आ। इससे क्या होता है, वो बात कितनी जरूरी है, हो सकता है वर्कर लेवल पे वो बात बहुत जरूरी हो, पर टॉप लेवल बोलेगा भाई हट, मैं ऐसे कोई काम है क्या, यही करता हूं मैं, चल, बोले सर उसने मेरे को चिल्ला दिया। ये बातें टॉप लेवल सुन के क्या करेगा? तो फेयोल ने क्या बोला, ऐसे ही जाना चाहिए हमेशा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्केलर चेन का प्रिंसिपल। अब सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मान लो आग लग गई, मान लो प्रोडक्शन में चेंज करना है इंस्टेंटली, प्रोडक्शन रुकवाना है, कुछ भी हो जाए फटाफट रुकवाना है भाग भाग के, अब क्या करोगे? क्या वर्कर पहले लोअर लेवल को, लोअर मिडिल लेवल को, मिडिल टॉप लेवल को, फिर टॉप मिडिल लेवल को, फिर लोअर, ऐसे जाओगे तो मर जाएंगे। तो फेयोल ने बोला इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी है तो ये सेम लेवल पे दो अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग आपस में बात कर सकते हैं। ये मान लो तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट है, ये मान लो तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो फेयोल ने बोला जरूरत पड़ने पर सेम लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर सकता है, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी सेम लेवल पे दो व्यक्ति बात कर सकते हैं। ये फॉर्मल बातों का है। इनफॉर्मल यारी दोस्ती तो तुम कितनी भी कर लो, यहाँ हो सकता है ये वर्कर जो है अंबानी जी का पड़ोसी हो, अरे और बताओ अंबानी, हो सकता है। पर फॉर्मल जितनी भी बातें होंगी, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी बातें होंगी, वो सब इसी फ्लो से चल रही होंगी। समझ में आ गया क्या? चलिए अगला, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ये ऑर्डर ऑर्डर नहीं है, आपके स्कूल का एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपका स्कूल है, आपको प्रिंसिपल सर को ढूंढना है, कहां जाओगे? प्रिंसिपल रूम में। स्पोर्ट्स का कोई मटेरियल लेना है, कहां जाओगे? स्पोर्ट्स रूम में। म्यूजिक से रिलेटेड कोई काम चाहिए, म्यूजिक रूम में। क्लास 12th कॉमर्स का एक बच्चा चाहिए, क्लास 12th कॉमर्स की क्लास में। यही है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आदमी और वस्तु की एक जगह फिक्स होनी चाहिए कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में कहां है और कहां पाया जाएगा। इससे उस व्यक्ति को ढूंढने में समय खराब नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में दो ही चीज जरूरी है, समय और कैसा, कैसा नहीं पैसा, समय और पैसा। तो फेयोल ने क्या बोला, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक व्यक्ति की एक जगह फिक्स होनी चाहिए कि ये व्यक्ति यही मिलेगा। ठीक है, इससे उसको ढूंढने का समय कम हो जाए। जैसे मशीन में कोई नुकसान खराबी आ गई तो हमें पता है
टूल्स का रूम कहाँ है? वहां जाके ढूंढेंगे, मिल जाएगा। अपने घर में देख लो, मम्मी बता देती है चीनी कहाँ है, नमक कहाँ है, पहले से ही यूं आंख बंद करके बता सकती है। अपन नहीं बता सकते, उन्होंने ऑर्डरली अरेंजमेंट किया हुआ हर चीज का। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये तो हर जगह ही है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट। अब देखो, आप बड़े हो गए हो, है ना, आप 12वीं में आ गए हो, तो महिला पुरुष इसकी इक्विटी से भी अपन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये तो है ही। इससे ऊपर है वर्कर्स और मैनेजर में भी इक्विटी या इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि मैनेजर वर्कर को बोले भाग यहाँ से, या वर्कर मैनेजर के आगे हाथ जोड़ के रखे। ठीक है, वो मैनेजर है, वो वर्कर, वो ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट है, पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो फेयोल ने बोला इक्वल जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके लिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजर है तो वर्कर को कैसे भी लताड़ सकता है, नहीं, उसका भी एक तरीका, एक लहजा, एक लिमिट होती है, तो वर्कर को उसी तरीके से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो फेयोल बाबा का कहना है सही ट्रीटमेंट होना चाहिए हर एक व्यक्ति के साथ, आदमी हो, औरत हो, वर्कर हो, मैनेजर हो, सबके साथ समझदारी वाला ट्रीटमेंट आप करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है वर्कर मेरा खास है तो मैंने इसको फेवरेबल कर दिया और दूसरे को बोला भाग यहां से, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी मतलब समझो, स्टेबिलिटी, स्टेबल, रुक जाओ, टेन्योर, नौकरी करने का समय, पर्सोनल, सिंपल। आपने देखा, हम केवी में है ना, तो थे हम केवी में, तब हमारे ट्रांसफर्स काफी होते थे। कभी केवी पूर्व भारत में केवी फैला हुआ है, तो भाई कहाँ गुवाहाटी से एक बच्चे का ट्रांसफर होके यहाँ आ गया, जयपुर से आ गया, आगरा से, मतलब कहीं से भी ट्रांसफर आता था उसके पिताजी की पोस्टिंग के हिसाब से। तो जब भी कोई नया बच्चा स्कूल में आता है ना, तो वो शुरू के 15 दिन तो यूं बैठता है चुपचाप, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे ये ऐसे हैं, वो ऐसे करता है। फिर 15 दिन बाद वो भी चला, अरे और बता यार, तो सब बढ़िया है। क्या हुआ? यही प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को किसी जॉब पे रखो, उसको समय दो एडजस्ट होने का, स्टेबिलिटी दो उसको, एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दो। अरे तू यही है, तू कहीं नहीं जा रहा 2 साल तक, आपने उसको जॉब सिक्योरिटी दी, तब वो धीरे धीरे पहले उस जॉब पे एडजस्ट होगा, और एडजस्ट हो जाएगा एक बार, महीने 2 महीने में, उसके बाद काम करना शुरू करेगा। आप सोचो कि ये कल आया है और आज से रिजल्ट दे दे, तो नहीं होगा। तो फेयोल ने क्या बोला, देयर शुड बी अ टाइम फ्रेम जहां उस बंदे को आप जॉब सिक्योरिटी दोगे और वहां संभल के रहने का, संभलने का, चीजों को एक्सेप्ट करने का समय दिया जाए। थोड़ा सा समय दो, वो बहुत बढ़िया करेगा। देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। तुमने आज रखा, अरे नहीं ढंग से नहीं कर रहा था, दूसरी जगह रख, अरे नहीं ऐसे नहीं करा, तीसरी जगह रख, वो कहीं भी नहीं कर सकता। आप लाए हो, पहले उसको 2-4 दिन समझने दो, 4-5 दिन देखने दो, 5-7 दिन करने की कोशिश करने दो, 15-20 दिन, महीना, 2 महीने लगान दो। 2 महीने बाद देखो वो कितना बढ़िया आउटपुट देगा, जब वो इन सब चीजों को समझ जाएगा। मैंने कहा ना, ये सब बेसिक है, सब कुछ बेसिक है, बट ये आपको गाइडेंस देते हैं। आप फंस गए यार, एक बंदा यार कल आया नौकरी पे, यार काम नहीं कर रहा, फिर आपके सामने प्रिंसिपल आया, थोड़ा समय रोक के रखा, तो आपको मदद मिली, अच्छा हाँ ऐसा होता ही है यार। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, सेल्फ एफर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आजकल काफी चलता है। आपने देखा होगा एक सजेशन बॉक्स लगा रहता है हर जगह। एक तो होता है जनरल लोगों के लिए, जैसे आप हॉस्पिटल में जाओ सजेशन बॉक्स होता है, एक ऐसा ही सजेशन बॉक्स होता है वहां पर जहां पर एम्प्लॉइज बैठते हैं। यानी एम्प्लॉइज सबसे मेन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चलता है। जैसे वर्कर जो होता है ना, वो ही बता सकता है प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि टेक्निकलिटी तो उसी को पता है, ये मोटा होगा, ये पतला होगा, ये ऐसा होगा, उसको ये पता है सब चीज। तो फेयोल ने बोला आप एक इनिशिएटिव रख सकते हो या फिर एक इंसेंटिव प्रोग्राम रख सकते हो, जिसमें हर एक बंदा अपने आइडियाज और सजेशन दे क्या करना है इसको लेकर। और अगर आपको किसी का आइडिया, किसी का सजेशन पसंद आता है, तो आप उसको रिवॉर्ड दे दो, छोटा मोटा तालियां ही बजवा दो, बहुत है। ठीक है, तो फेयोल ने बोला अगर आपके वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने के लिए अपना इनिशिएटिव, अपना इनपुट देंगे ना, सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। आप सोचो कि नहीं मालिक जो बोलेगा साहब वही होगा, तो मामला ठुस होगा। ठीक है, क्योंकि मालिक छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ पाता, बिहेवियर को नहीं पकड़ पाता, जबकि वर्कर पकड़ लेता है या लोअर लेवल पकड़ लेता है। तो फेयोल ने बोला इनिशिएटिव रखिए, सेल्फ एफर्ट डालने दो लोगों को। अगर आपको किसी का सेल्फ एफर्ट अच्छा लगता है, जिसको आप अप्लाई कर रहे हो, उसको आप थोड़ा सा गिफ्ट दे दो, तालियां बजवा दो, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चलेगी। चौथा और अंतिम 14th एंड द लास्ट प्रिंसिपल में मिटा रहा हूं उसको, स्पिरिट डी कॉप्स। सिंपल है, रिप्लेस आई विथ बी, बस
आई है ही नहीं, वी है। मैं हूं ही नहीं, हम हैं। क्या बोला? मैं हूं ही नहीं, हम हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा हम वर्ड यूज होना चाहिए। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया, मैं नहीं, हम लोगों ने ऐसा कर दिया। हम सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इस प्रिंसिपल का कहना है टीम वर्क, टीम स्पिरिट। ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। कोई भी एक कुछ नहीं कर सकता। आज विराट कोहली कितना भी बेहतर खेल ले, पर वो सिर्फ बैटिंग ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। एक ऑलराउंडर कितना भी बड़ा खेल ले, पर वो बॉलिंग करा के भाग के फील्डिंग नहीं कर सकता। टीम होगी तभी जीतेंगे। भले टीम में 10 में से 11 में से 6 खिलाड़ी फालतू हों, पर उनका होना जरूरी है। समझ में आ गया? तो फेयोल का 14 प्रिंसिपल क्या है? स्पिरिट डी कॉप्स, यानी रिप्लेस आई विद वी। टीम स्पिरिट इज द किंग। विदाउट टीम नहीं चलेगी ऑर्गेनाइजेशन। टीम होगी तो जीत जाएंगे, मुश्किलों से भी लड़ जाएंगे। इकलौता व्यक्ति नहीं कर सकता, भले वो कितना भी समझदार। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए